नदवी इस्लामिक वाइज चैनल के प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी पेश खिदमत कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए जो लोग मखलूत तालीम का सपोर्ट करते हैं। नाज़रीन, मेरी बेटी 13 साल की थी और उसको शादी का बहुत शौक़ था। स्कूल से घर आते ही कहती, अम्मा मेरी जल्दी शादी कर दे, मुझसे अब रहा नहीं जाता। मैं परेशान हो जाती। एक रात उसके कमरे में मैं छुप गई। सामने का मंजर देखकर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी बेटी मेडिकल की स्टूडेंट थी। बेटी हर हफ्ते मुझसे एक फिटकरी मंगवाती और मुझे कहती, टीचर ने फिटकरी पर एक तजर्बा करने को कहा है, वो करती हूँ। एक दिन पड़ोस की लड़की जो मेरी बेटी की क्लास फेलो थी, मुझे कान में कहने लगी, आंटी एक रात अपनी बेटी के कमरे में सोना, तुम्हें उसके राज का पता चलेगा। अगली रात मैं छुपकर बेटी के बेड के नीचे लेट गई। अगले लम्हे मेरी जान निकल गई जब बेटी ने वो फिटकरी, मेरा नाम कुलसूम है, मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी जहाँ शादी हुई थी, मेरे ससुराल वाले इतने खाते पीते घराने से नहीं थे, और शादी के 1 साल बाद अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटी से नवाजा। मेरे शोहर और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हम अपनी बेटी को पढ़ाए लिखाएं, लेकिन किस्मत का कुछ और लिखा था। हम गरीब लोग थे और उस गुर्बत में रोटी ही बस पूरी होती थी, लेकिन हमने उसे अपने ख्वाब छीनने की इजाज़त नहीं दिए हुए थे। इसीलिए हम दोनों मियाँ बीवी ने ही इंतहाई गरीब होते हुए भी अपनी एकलौती बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देख लिया था, और अब हमसे जहाँ तक मुमकिन हो रहा था हम बेटी की पढ़ाई पर रुपया पैसा खर्च कर रहे थे। जिस तरह हम दोनों मियाँ बीवी को यह शौक़ था कि हमारी बेटी डॉक्टर बन जाए, इसी तरह हमारी बेटी की भी ये दिली ख्वाहिश थी, और जिसके लिए वो बचपन से ही दिन रात एक करके मेहनत कर रही थी। बहुत दिल लगाकर पढ़ती थी। हमारा टूटा फूटा एक ही 2 कमरों का मकान था। एक कमरे में मैं ही दोनों मियाँ बीवी होते और दूसरे कमरे में हमारी बेटी होती थी। अक्सर औकात बेटी के कमरे की लाइट सारी सारी रात जलती रहती थी, और हमारा ख्याल था कि उसकी पढ़ाई इतनी मुश्किल और इतनी ज़्यादा होती है कि उसे रात रात भर जागना भी पड़ता है। और अपनी बेटी को इस तरह की मेहनत देखकर हमें इस पर बहुत फख्र भी होता था। एक तो हम सब गरीब, दूसरा हमने सिर्फ अमीरों वाला ख्वाब देखा था बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का, बल्कि उसके साथ ही साथ हम उसके लिए मेहनत मजदूरी भी कर रहे थे, और अपनी बेटी पर भरोसा करते हुए उसे अकेले कॉलेज आने जाने की इजाज़त भी दे रखी थी। इसलिए लोगों की बातें भी फिर हमें सुननी पड़ रही थी, और ये बातें तो सबसे पहले मेरे सास ससुर और फिर मेरे जेठ और जिठाने ने करनी शुरू की थी। लेकिन मुझे और मेरे शौहर को किसी की बातों की कोई परवाह नहीं थी। जब दूसरे लोग हमारे पाबंद नहीं हैं और हमसे पूछकर अपनी ज़िंदगी और अपनी औलाद के बारे में फ़ैसला नहीं करते हैं, तो फिर हमें क्या पड़ी थी कि हम लोगों की बातों में आकर अपना फ़ैसला तब्दील करते, या उनकी बातों के डर से अपनी इतनी ज़हीन, मेहनती और काबिल बेटी को घर की चार दीवारी में कैद करके बैठा देते। आखिर लोग बातें भी कब तक करेंगे? आखिरकार ये एक दिन खामोश होकर बैठ ही जाएंगे, और जब हमारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी तब यही लोग फख्र से कहते फिरेंगे कि हमारी भतीजी डॉक्टर बनी है। मेरे जेठ और जिठानी कहेंगे कि हमारी भतीजी अपनी मेहनत से एक काबिल डॉक्टर बनी है, और साथ भी ससुर भी फख्र से कहेंगे कि माशा अल्लाह उनकी पोती एक डॉक्टर है। जब भी हम बेटी की मेडिकल की तालीम का खर्च और लोगों की बातें बर्दाश्त करते करते थक जाते थे, तो यही छोटी छोटी बातें एक दूसरे से करते हैं, और मासूम मासूम तसव्वुरात, खुशियां हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बांटते थे। ये एक दूसरे का फैसला हौसला बढ़ाते और दम तोड़ती हुई उम्मीद को सहारा देकर जवान करते थे। आखिरकार हमारी दुआएं और हमारी बेटी की मेहनत रंग लाई थी, और उसका मेडिकल में सिलेक्शन हो गया था। उस रोज़ हमने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। अब 4 साल की मजीद तालीम थी। उसके बाद हमारी बेटी ने एक काबिल डॉक्टर बन जाना था, लेकिन एक मसला ये था कि मेडिकल कॉलेज और दूसरे शहर में था, और हम रोज़ रोज़ बसों और रिक्शों का इतना ज़्यादा किराया नहीं दे सकते थे। ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। आखिरकार बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद और अपनी बेटी के उस्तादों से मशवरे से ये हल निकल आया कि हमारी बेटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहेगी और हर 15 दिन की छुट्टी पर घर आ जाया करेगी। इस तरह रोज़ रोज़ की कॉलेज जाने का मसला भी हल हो जाएगा, और मेरी बेटी अपनी तालीम पर भी भरपूर तवज्जो दे सकेगी। आखिर 4 साल की ही तो बात है। बस फैसला हो गया और मेरी बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगी, और हर 15 दिन के बाद हॉस्टल से घर आ जाती, और इतवार का दिन हमारे साथ गुजारने के बाद शनिवार की सुबह फिर से वापस चली जाती।
इसी तरह से मेरी बेटी का मेडिकल का पहला साल खैर आफियत से गुजर गया और मेरी बेटी मेहनत और लगन से पढ़कर कामयाबियां समेटती रही। लेकिन जैसे ही चंद छुट्टियों के बाद उसकी तालीम का सिलसिला फिर से शुरू हुआ तो हॉस्टल से वापस आने के बाद मेरी बेटी ने एक अजीब हरकत करना शुरू कर दी। वह जब भी छुट्टी पर एक दिन के लिए घर आती तो वह मुझसे कहती कि माँ मुझे बाजार से थोड़ी सी फिटकरी ला दो। जब मैं उसे ये कहती कि उसे फिटकरी का क्या करना है तो वह हर बार यही कहती कि उस्ताद ने फिटकरी पर एक तजर्बा करने को कहा है, मुझे वही तजर्बा करके कॉलेज लेकर जाना है। मैं बेटी की ये बात मान ली और उससे फिटकरी लाकर दे देती। तकरीबन 3 महीने तक यही सिलसिला रहा और जब चौथे महीने भी मेरी बेटी ने यही रूटीन रखी तो मुझे परेशानी से हुई। आखिर ऐसा कौन सा तजर्बा था जो पिछले 3 महीने से पूरा ही नहीं हो रहा है, और वह कैसा उस्ताद था कि हर हफ्ते एक ही काम देता, लेकिन फिर ये भी सोचती कि हो सकता है कि कोई काम होता ही हो। आखिर मुझ जैसी 5 जमातें पास को क्या पता मेडिकल और मेडिकल की पढ़ाई कैसे होती है। लेकिन चूंकि दिमाग में सवाल ने सर उठा ही लिया तो इसीलिए उस बार जब बेटी आए और उसने फिर से तजर्बे का कहकर फिटकरी मंगवाई तो मैंने उसे पूछ ही लिया कि ये हर 15 दिन तुम्हें एक ही काम क्यों मिलता है। मेरा सवाल सुनकर पहले तो मेरी बेटी कुछ थोड़ा सा घबरा गई और फिर खुद को संभालते हुए बोली कि माँ ये काम हमें आखिरी अब तक मिलता रहता है जब तक वह सारा काम ठीक ना हो जाए, और फिटकरी पर करने वाला तजर्बा हर बार कुछ गलत हो जाता है और उस्ताद कहते हैं कि तजर्बा नाकाम रहा है, इसीलिए जब तक तजर्बा कामयाब नहीं हो जाता तब तक ये काम मिलता रहेगा। मेरी बेटी के इतने लंबे सारे जवाब में मेरी तसल्ली करवा दी और मेरे दिल से सारे शक और सारे सवालात खत्म हो गए। मैंने खुशी खुशी बेटी को फिटकरी लाकर दे दी। एक रात अपने कमरे में गुजारने के बाद मेरी बेटी वापस हॉस्टल चली गई। उसके जाने के बाद पीछे से मैंने उसके कमरे की जब सफाई की तो वहाँ एक चीज़ देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपनी बेटी पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब वो चीज़ देखने के बाद से मेरा अपने बेटी पर वो आंखें बंद करके किए जाने वाला भरोसा इतना नहीं रहा था। आखिर कुछ तो ऐसा था जो मेरी बेटी मुझसे छुपा रही थी, लेकिन क्या छुपा रही थी ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। और फिर ये सवाल भी पैदा होता था कि आखिर जो कुछ भी था उसे छुपाना क्यों पड़ रहा था। मेरा दिल वहमों और अंदेशों का शिकार हो रहा था और मुझे बहुत ही बुरे बुरे से ख्याल सता रहे थे। मैंने अपना काम वहीं पर छोड़ दिया और बेटी के कमरे से वो चीज़ उठाकर बाहर निकल आई और सोचने लगी कि अब हकीकत का पता कैसे लगाऊं। बेटी से तो पूछ नहीं सकती थी क्योंकि वो कभी भी मुझे सच न बताती। फिर दूसरा ऐसा कौन सा रास्ता था जहां से मुझे सच मालूम हो जाता और मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती, मेरे सारे वहम दूर हो जाते। सोचते सोचते अचानक मेरे जहन में यह ख्याल आया और खुश हो गई। मुझे यहाँ से हकीकत मालूम हो सकती थी। मैं फौरन से उठी, अपनी चादर ली और घर से बाहर निकल आई और मेरा रुख मेन रोड की तरफ था जहाँ पर एक लाइन में बड़े बड़े प्यारे प्यारे से पक्के घर बने हुए थे। मैंने उनमें से सुर्ख रंग के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर चली गई। एक चौधरी साहब का घर था। वैसे ये बहुत सखी थे और उसकी सखावत की वजह से अल्लाह ने भी उन्हें बहुत नवाजा था। चौधरी साहब की एक बेटी जो मेरी ही बेटी के साथ थी वह भी डॉक्टर बन रही थी और उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी जहाँ मेरी बेटी पढ़ रही थी। लेकिन वह हॉस्टल में नहीं रहती थी बल्कि रोज़ाना ही आती जाती थी। चौधरी साहब रोज़ाना खुद अपनी गाड़ी में अपनी बेटी को लाते और ले जाते थे। मैं चौधरी साहब के घर गई और उनकी बेटी से मिली। मुझे देखते ही उसने मुझे पहचान लिया कि मैं एक बार पहले भी बेटी की कुछ किताबों के अदल बदल के सिलसिले में यहाँ आ चुकी थी और मुझे पहली बार मेरी बेटी ने ही उनका घर दिखाया था। उसकी बेटी मेरे पास आकर बैठी तो मैंने उससे अपना मसला बताया। उसने बहुत ही तहम्मुल से मेरी बात सुनी और जैसे ही मेरी बात मुकम्मल हुई वो परेशान हो गई। मैंने उसे अपने हाथ में पकड़ी वह चीज़ भी दिखाई जो मुझे बेटी के कमरे से मिली थी। चौधरी साहब की बेटी ने उसको बहुत गौर से देखा और फिर मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि आप फिक्र नहीं करें, वह कॉलेज में मेरी बेटी पर नज़र रखेगी और उसकी सारी सरगर्मियों पर मुझे आगाह करेगी। मैंने उसे ये भी बताया था कि मेरी बेटी हर 15 दिन बाद मुझसे यह कहकर फिटकरी मंगवाती है कि उसे कोई प्रैक्टिकल करना है। उसे यह सुनकर भी हैरानगी होगी और वह कहने लगी कि उन्हें ऐसा तो कोई काम नहीं मिलता। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि कुछ न कुछ गलत ज़रूर है और मेरी परेशानी में ये एकदम इजाफा हो गया था। अगर मेरी बेटी पढ़ाई से हटकर गलत कामों में पड़ गई थी तो फिर यकीनन बदनामी और रुसवाई के साथ ही साथ लोगों के ताने भी हमारे घर तक पहुंचने वाले थे। मेरी गैर हालत
देखकर चौधरी साहब की बेटी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि फिक्र नहीं करो, वह ज़रूर असल बात मालूम कर लेगी और अगर कोई गलत बात हुई तो मेरी बेटी को बाज रखने की भी कोशिश करेगी। उसने मुझसे कहा था कि मैं वह चीज़ वही वापस बेटी के कमरे में रख दूं जहां से वो मुझे मिली थी, ताकि मेरी बेटी को यह शक न हो कि हमें किसी बात का इल्म हो गया है। मैंने ऐसे ही किया और घर आकर अब दिन रात मेरा एक ही काम था, बस अपने रब से खैर की दुआएं मांगना। उसके साथ ही साथ मुझे बहुत ही बेचैनी से 15 दिन गुजरने का इंतज़ार था। कब हॉस्टल से छुट्टी होती और मेरी बेटी घर आती तो मुझे कुछ न कुछ मामले की खबर तो होती। खुदा खुदा करके वक्त गुजर ही गया और जुमा की शाम मेरी बेटी 2 दिन की छुट्टी पर घर रहने की आई। मैंने अपनी बेटी का सर से पाँव तक तफसीली जायजा लिया, लेकिन मुझे किसी किस्म की कोई तब्दीली उसके अंदर नजर न आई। वो बिल्कुल पहले ही जैसी थी, उसका रवैया भी बिल्कुल पहले जैसा था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे वहम में डालता, लेकिन मैं भी क्या करती। जब से बेटी के कमरे से वो चीज़ मिली थी मेरे दिल में शक का वबाल आ गया था। बेटी ने फिर हस्बे मामूल मैं ये कहकर फिटकरी मंगवाई कि उसे कोई तजर्बा करना है। मैंने भी कुछ भी जाहिर किए बगैर उसे फिटकरी लाकर दे दी थी और ख़ुद मैं खामोशी से चौधरी साहब की बेटी का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि उसने कहा था कि जब मेरी बेटी हॉस्टल से वापस आएगी तो वो मेरे घर आएगी और जो सारी बात उसे उस दौरान मालूम हुई कि वो मुझे बताएगी। इतवार के दिन तकरीबन दोपहर 1 बजे के करीब चौधरी साहब की बेटी हमारे घर थी। मेरी बेटी सो रही थी। उसने मुझसे कहा था कि मुझे मेरी बेटी को जगाने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे पास बैठ गई और जो कुछ उसने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी बेटी की ऐसी परवरिश और ऐसी तरबियत तो बिल्कुल भी नहीं की थी। फिर वह उस रास्ते पर कैसे चल पड़ी थी? मैं हैरान परेशान सी सोच में गुम थी, लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर हो चुका था। मेरी बेटी जिस रास्ते पर चल पड़ी वह दुनिया में तो बदनामी और जिल्लत का बाइस था, उसमें आखिरत की जो 100% बर्बादी थी। मैं वही सर पकड़कर बैठ गई। मुझे इस तरह परेशान और बेहौसला देखकर उस बच्ची ने कुछ तसल्ली दी और मेरे कान में बोली, आंटी आप इस तरह परेशान नहीं हो, बल्कि इस मसले का हल सोचें और ऐसा करें कि एक रात छुपकर अपनी बेटी के कमरे में सोएं कि वह रात को क्या करती हैं। इसी तरह आप हकीकत को अपनी आंखों से देख लेंगे और ये भी बेहतर जान सकेंगे कि आखिर इस मसले से अपनी बेटी को किस तरह निकालें। मैंने चौधरी साहब की बेटी की बात मानी और आज शाम को तो मेरी बेटी ने हॉस्टल वापस जाना था, इसीलिए मुझे फिर से 15 दिन का इंतज़ार करना था और मैं इंतज़ार करने लगी। अगले 15 दिन बाद जब मेरी बेटी घर रहने आई तो उस रात मैं छुपकर बेटी के कमरे में चली गई और अगले अगले ही लम्हे मेरी जान निकल गई। मैं जो पिछले इतने दिनों से दुआएं कर रही थी, जो कुछ भी मुझे चौधरी साहब की बेटी ने बताया है वह सब झूठ हो और मुझे अपनी आंखों से कोई ऐसा मंजर ना दिखाई दे जो उन सब बातों को सच साबित करे। लेकिन अफसोस कि मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई थी और जानलेवा सच्चाई मेरी नज़रों के सामने साबित हो गई थी। मैंने वह रात बहुत अजियत में गुजारी। जो चौधरी साहब की बेटी ने कहा था कि मुझे कोई ना कोई हल मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उल्टा मेरी पहले की अकल समझ भी जा रही थी। लेकिन ये बात भी गनीमत थी कि अभी मेरे शौहर को इस सारे किस्से का इल्म नहीं था। एक बात तो मैंने जान ही ली थी कि अब मेरी बेटी कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी, लेकिन जिस दलदल में वो गिरती जा रही थी शायद उससे निकल नहीं सकती थी। मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने शौहर से इस सारे मामले को पोशीदा ही रखूंगी और चौधरी साहब की बेटी से दरख्वास्त करूंगी कि जहां उसने सच्चाई ढूंढने में मेरी मदद की और मुझे सच से आगाह किया, इसी तरह अब वह मेरी बेटी को इस दलदल से निकालने में भी मेरी मदद करे। अगले दिन मैं फिर से चौधरी साहब के घर मौजूद थी। मैंने रोते हुए चौधरी साहब की बेटी से इल्तिजा की कि वो मेरी मदद करें ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं। वह एक समझदार लड़की थी और जानती थी कि जिस दलदल में मेरी बेटी फंस चुकी थी, अगर उसे वहां से ना निकाला जाता तो वो उसकी मौत भी मुमकिन थी। और कई लड़कियां इस दलदल में फंस चुकी थी और अकेले ये मुमकिन नहीं है कि उसकी मदद की जाए, उन्हें दलदल से निकाला जाए और उन्हें सही और गलत की तमीज़ सिखाई जा सके। उसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता था। उस सब में हमें एक बड़े और बाइख्तियार इंसान की मदद की ज़रूरत थी और हमारे सामने उस वक्त चौधरी साहब के अलावा और कोई नहीं था। इसीलिए मैंने और उनकी बेटी ने हिम्मत करते हुए उनसे बात करने का फैसला किया और उनके पास जाकर उन्हें लेकर यहाँ तक सारे मामला से आगाह किया। चौधरी साहब सुनते ही तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए कानों को हाथ लगाने लगे और नाराज़गी का इजहार करने लगे। मुझे खदशा पैदा हुआ कि कहीं चौधरी साहब मदद करने से इनकार ही ना कर दे, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी और चौधरी साहब के दिल में भी अल्लाह ताला ने रहम डाल दिया था, इसलिए वह मदद करने पर आमादा हो गए। मामला गंभीर था और बहुत से घरों की इज्जत जुड़ी हुई थी।
इसीलिए इस मामले का हल भी खामोशी से ही करना था। इसीलिए चौधरी साहब ने सबसे पहले अपने असर और रसूख को देखना शुरू किया और फिर अपने जानने वाले एक पुलिस की आला ओहदेदार को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बताते हुए अपने तौर पर मसले की तफ्तीश करने की दरख्वास्त की। पुराने ताल्लुकात का पास रखते हुए वो पुलिस का ओहदेदार मान गया और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने सारे मामले की तहकीक करवाई और नतीजे में रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात हुए कि दिल कांप गए। चौधरी साहब ने अपनी बेटी को भी इस कॉलेज से निकलवाया और दूसरी जगह दाखिल करवा दिया। बज़ाहिर एक तालीमी इदारा नज़र आने वाले यह इमारत हरगिज़ इस काबिल नहीं थी कि शरीफ लोग यहाँ अपनी बेटियाँ पढ़ने के लिए भेजे, और चौधरी साहब भी एक शरीफ और इज़्ज़तदार इंसान थे और उन्होंने वही किया था जो एक इज़्ज़तदार इंसान को करना चाहिए था। पुलिस ने किसी भी फ़र्द का नाम आए बगैर अपने तौर पर मुकम्मल तहकीकात करके एक मनसूबा केस कॉलेज के इंतज़ामिया और दूसरे स्टाफ के ख़िलाफ़ तैयार किया था कि कोई भी मुजरिम बचकर ना जा सके और जो कौम के जवानों को गुमराही और बेराहरवी का शिकार करे, उनके लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए। मेरी बेटी भी अब कॉलेज से घर वापस आ गई थी। मैंने बेटी को कॉलेज से निकलवाया था और अब चूँकि मामला ज़्यादा देर तक छुपा हुआ नहीं रह सकता था, इसीलिए मैंने अपने शोहर को भी बेटी के घर आने की दूसरे दिन ही सारे मामला से आगाह कर दिया था, जिसे सुनकर अफसोस की शिद्दत से मेरा शोहर चंद लम्हे तो कुछ भी बोल नहीं सका और जब उसके होश थोड़े बहाल हुए तो उसने तैश में आकर बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया। वह तो पहले ही मनशियात के इस्तेमाल से अदमु हुई थी, मार को सह न सकी और बेहोश हो गई। मेरा शोहर इतने शदीद गुस्से में था कि वह बेटी को माफ़ करने पर तैयार ही नहीं था। इसीलिए जब मैंने उसे कहा कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अस्पताल लेकर चलते हैं, तो वह मुझ पर भी गुस्सा करने लगा। लेकिन औलाद आखिर औलाद ही होती है और हमारी तो इकलौती बेटी, इसलिए ज़्यादा देर दिल पत्थर नहीं कर सका और हम इलाज के लिए बेटी को शहर ले आए। यहाँ पर एक बार फिर चौधरी साहब ने अखलाकी मदद के साथ साथ हमारी बहुत ज़्यादा माली मदद भी की। वह आहिस्ता आहिस्ता हमारी बेटी सेहतयाब होने लगी और वह हम दोनों से शर्मिंदा थी और रो रो कर हमसे माफ़ी मांगती थी, लेकिन हम तो माँ बाप थे। हमने उसकी माफ़ी मांगने से पहले ही उसे माफ़ कर दिया था, लेकिन उसका क्या फ़ायदा था, मुस्तकबिल तो तबाह हो ही चुका था। हमारा ख्वाब चकनाचूर हो गया था। हमारी बेटी कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी। उस पर खर्च करने के लिए हमारे पास मज़ीद रकम नहीं थी और ना ही हमें अब पहले जैसा एतबार था। दरअसल जब मैंने अपनी बेटी के कमरे में की सफाई की तो मुझे उस रोज़ सफाई करते हुए वक्त कुछ पूरियाँ नज़र आई। आखिर ये सब क्या था और कहाँ से आया था, क्योंकि मैंने तो अपनी बेटी को कभी ये सामान खरीद कर ही नहीं दिया था। लेकिन उसे खोल कर देखते ही मेरे होश उड़ गए। वह सारी मनशियात की पुरिया थी और खोल कर देखने पर वह फिटकरी ही लगती थी। मनशियात का मेरी बेटी से क्या काम था? ये भी मेडिकल की पढ़ाई की में किसी तजर्बे के लिए चाहिए होती है। बस यही पूछने और अपने दिल की तसल्ली के लिए मैं चौधरी साहब की बेटी के पास चली गई, लेकिन उसने मुझे बताया कि मनशियात तो क्या, उन्हें तो कभी फिटकरी की भी ज़रूरत पेश नहीं आती थी। इसीलिए मेरी परेशानी में इजाफा हो गया और मुझे परेशान देखकर चौधरी साहब की बेटी ने मुझसे क्या कि वो मुझे असल बात पता करके देगी। और फिर जब उसने मेरी बेटी का पीछा किया और सुराग लगाया तो ये बात उसे मालूम हुई। उसने मन ही मन में मुझे बता दी और साथ ही ये भी बताया कि मुझे छुपकर देखना चाहिए कि आखिर मेरी बेटी फिटकरी का क्या करती है। दरअसल मेडिकल कॉलेज की इंतज़ामिया अपने नीचे होने वाले मनशियात के धंधे से बेखबर थी और अफसोस की बात यह थी कि स्कूल के वार्डन को और कॉलेज के चंद असातिज़ा के साथ साथ चौकीदार भी इसमें मुलविस थे। वो खुले आम कॉलेज में मनशियात बेचते भी थे और तालिबात को मनशियात की लत लगवा दी थी। उनका टारगेट ज़्यादातर लड़कियां ही होती थी, जिन्हें फिर नशे में बेहोश करके वो उनसे जिस्म फरोशी भी करवाते थे। मेरी बेटी भी उनके हत्थे चढ़ गई थी। शुरू में तो उन्होंने पैसे का लालच भी दिया था और मेरी बेटी लालच में आ गई थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रकम देने की बजाय हथियाने लगे थे। तब तक मेरी बेटी को नशे की लत लग चुकी थी और वह अब नशे के बगैर नहीं रह सकती थी। इसीलिए वह उनके झांसों में आती रही और अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती रही। किस्सा मुख्तसर कि मेरी बेटी की तरह और भी बहुत सी मेडिकल की तालिबात इस नशे का शिकार हो चुके थे और उनका इस्तेमाल करते हुए ये जराइम पेशा लोग खूब धंधा चमका रहे थे और अपने वालिदैन का ख्वाब और उनकी कुर्बानियाँ भी चुके थे। लेकिन अभी इतनी इंसानियत उनमें इतने बाकी नहीं थी कि वो बराह रास्त हमारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। इसीलिए जो भी मनशियात की पूरियाँ कर लाते हैं उनकी फिटकरी पीस कर इस तरह मिला देते कि देखने पर मनशियात नज़र आए
ना आए और उसका नशा भी पूरा होता रहे। इसीलिए वो मुझसे मेडिकल के तजर्बे का कहकर फिटकरी मंगवाती और इस तरह से इस्तेमाल करती। उस रात में बेटी के कमरे में सोई तो मेरी बेटी वही फिटकरी पीस कर मनशियात की पूरियों में डाल रही थी। उसे ना तो मनशियात कॉलेज में पकड़ी जाती थी और ना घर पर, लेकिन उस रोज़ मेरी बेटी वो मनशियात की पूरियाँ घर पर भूल गई थी और फिर खुलते खुलते सारी हकीकत खुलती चली गई। लेकिन अफसोस कि ये बात अब खुली जब पानी सर से ऊपर हो चुका था और मेरी बेटी का मुस्तकबिल बर्बाद हो चुका था। अब वो बेहाल हो चुकी थी। उसने मनसियात भी छोड़ दी है, लेकिन उसके डॉक्टर न बन सकने की वजह से मोहल्लेदार और रिश्तेदार आज भी ताने देकर हमारा दिल जलाते हैं।